हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके टीचर मिसेस तृप्ति पांडे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई को मेंटेन कर रहे होंगे। मैं ठहरी वाराणसी की रहने वाली और आप कहीं कहाँ से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके आंसर दे दीजिए, जिससे ये पता चले कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक पहुँच रही है, आखिर हम किसको अपने करंट से गिरा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी में आगे का जो पॉइंट है, उस पॉइंट में हम पढ़ेंगे एक विशेष थ्योरम जिसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आज जो आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पहला तो ओम्स लॉ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ओम नामक जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था। इसलिए इनका जो नियम पड़ा, जो रूल पड़ा, उसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम, पूरा ना कहकर ओम्स लॉ कह दिया गया है। ठीक है, आज हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि कैसे हमें बल्ब को जोड़ना है, कैसे किसी भी सर्किट में हम बल्ब को जोड़ सकते हैं, फैन को जोड़ सकते हैं, या फिर हम करंट को कैसे नाप सकते हैं, कौन सा यंत्र होता है जिससे हम करंट नापते हैं, कौन सा ऐसा यंत्र होता है जिसकी वजह से हम वोल्टेज का पता कर लेते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम सभी चीज़ों को पता कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में सभी के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कैसे किसका स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ में जॉर्ज साइमन ओम जी ने हमें क्या बताया था, या फिर वो क्या चाहते थे कि हम इस नियम के थ्रू जान पाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें जो कंटेंट पढ़ना है ओम्स लॉ में, उन्होंने जो स्टेट्स दिए थे उसमें उन्होंने एक सर्किट का निर्माण किया। सर्किट को निर्माण करने के बाद उन्होंने नियम दिया। देखो कैसे किया था उन्होंने। सबसे पहले लिया एक बैटरी, उन्होंने बैटरी को लिया, बल्ब से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बल्ब से जोड़ दिया। मैम ये बल्ब कम, कार्टून ज़्यादा लग रहा है, आप ये भी कहेंगे, लेकिन आपको क्या बनाना है? बल्ब बनाना है। क्या बनाना है? बल्ब। तो बल्ब क्या है? ऐसे एक बल्ब ले लिया, ये आपका सेल या बैटरी है। इन्होंने एक बैटरी या सेल लिया और दूसरा क्या लिया? बल्ब लिया। फिर दोनों को इन्होंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो? जैसे घर में हम क्या करते हैं, कोई नई डिश आ जाती है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं? बारीकली तोड़ के देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। ऐसे साइमन ओम ने क्या किया? खुरापात करके एक बैटरी लिया और साथ ही साथ एक बल्ब लिया, और दोनों को ऐड करके उन्होंने ये देखा कि जो बैटरी थी, बैटरी को जैसे ही हमने बल्ब से टच कराया, मतलब उसके वायर्स आपस में मिले, और फिर क्या हुआ? अचानक से ये बल्ब जल गया, चारों तरफ उजाला हो गया। लेकिन अभी जो उजाला हुआ वो बहुत ही कम हो रहा था। अब कुछ देर बाद दूसरी बैटरी भी उनके पास थी, उन्होंने दूसरी बैटरी उठाई और फिर क्या किया? बल्ब से कनेक्ट कर दिया। जब इन्होंने दूसरी बैटरी को बल्ब से कनेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि अब शायद लाइट क्या हो रही है? बहुत तेज हो रही है। तो आपको ये एक बात जो है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैम अगर ये बैटरी ही दोनों थी तो कैसे एक बल्ब बहुत तेजी से जल रहा है और दूसरा बल्ब बहुत धीमे से जल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो बैटरी बड़ी थी, जो ये बैटरी है और जो ये बैटरी है, दो बैटरियां थी। एक पे लिखा था 3 वोल्ट, एक पे लिखा था 5 वोल्ट। कितना लिखा था? एक पे लिखा था 3 वोल्ट और दूसरे पे लिखा था 5 वोल्टेज। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम 3 वोल्टेज की क्या लिए हैं? बैटरी। 3 वोल्टेज की बैटरी लिए हैं तो हमारा बल्ब बहुत ही धीरे जल रहा है, लेकिन उसी बल्ब को अगर 5 वोल्ट के बैटरी से जला रहे हैं तो वो बहुत तेजी से उजाला दे रहा है। ये पूरे घर में उजाला कर दे रहा है, ये थोड़ी ही दूर पर उजाला कर पा रहा है। इसका मतलब इन्होंने यहीं से अपनी गणित लगाई और फिर ये बताया कि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लेते हैं तो उसमें करंट भी बहुत
ज़्यादा आती है। और अगर हम क्या करते हैं, बहुत ही कम वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो हमारे पास धारा भी उतना ही कम आती है। बात धारा की नहीं है, बात यह है कि बल्ब को जलाना है। जो बल्ब हमें जल रहा है, जैसे मान लो हमारे हाथ में कोई बल्ब है, मैंने हाइड्रोजन बल्ब लिया हुआ है, बस करंट ना मारे हमें, इस बल्ब को हमने ऐसे जलाया हुआ है, अब ये बहुत धीरे धीरे जल रहा है। या फिर आप किसी होल्डर में लगा दीजिए, उसमें बहुत धीरे धीरे जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बैटरी चेंज करा दीजिए। आप अगर बैटरी चेंज करा दे रहे हैं ना, तो वो क्या होगा कि वो बल्ब बहुत तेजी जलेगा, क्योंकि उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज ज़्यादा होने पर करंट हमेशा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। ये साइमन ओम ने किसी लॉजिक के थ्रू नहीं कहा था, इन्होंने बस देखा कि बैटरी को बल्ब से जोड़ने पर क्या असर होता है, एक बार कम जलना, एक बार ज़्यादा जलना। तो इन्होंने इस नियम में बताया कि जो वोल्टेज हम ज़्यादा करते हैं किसी भी वायर में अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पर धारा भी बहुत तेज़ी से बहती है, बहुत ज़्यादा बहती है। कहने का मतलब, अगर हम बैटरी बहुत ज़्यादा वोल्टेज की लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइट भी आएगी, मतलब लाइट का जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। समझ रहे हो? अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमें अधिक वोल्टेज का यूज करना पड़ेगा। ये 100% जो बेस इनका फॉर्मूला, जो रूल था, वो इनके ऊपर से, मतलब अलग से कहीं से और से यूज करके नहीं बनाया गया। बस इन्होंने माइंड में क्या किया, सेटअप किया कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी भी वायर में लाइट को तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम करंट फ्लो हो, ज़्यादा करंट फ्लो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जैसे दुकान पर जाते हैं, ठीक है, दुकान पर जाने के बाद आप क्या करते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि भैया मुझे 3 मीटर लंबा तार दे दो। क्या कर दो? 3 मीटर लंबा तार दे दो। अगर वो तार दे रहा है तो फिर आप कहेंगे मुझे मोटा नहीं बल्कि क्या चाहिए, पतला तार चाहिए। मुझे मोटा नहीं चाहिए, मुझे कैसा तार चाहिए, पतला तार चाहिए। हम क्या है, केबल का यूज नहीं कर रहे, हमें सिर्फ एक साधारण सा तार चाहिए जिसका यूज हम क्या कर सके, पंखे में कर सके। तीसरी बात आप कहेंगे भैया थोड़ा उसका पदार्थ देख के देना। भैया क्या कर लेना, पदार्थ को थोड़ा देख के देना कि लाइट अगर आए, अगर मैं चाहूँ तो उसको घर के बाहर लगाऊं, तो पानी बरसने पर आपको पता ही है, पानी बरसता है, जैसे जैसे पानी बरसता है तो वो क्या होता है, पानी बरसने से तार चिपचिप करने लगते हैं और बाद में वो सड़कर टूट जाते हैं। तो आप कहेंगे भैया ऐसा मटेरियल वाला तार दीजिएगा जिससे हमारा तार पानी में भी जल्दी खराब ना हो, थोड़ा टाइम तक तो चले, ज़्यादा ना चले, ऐसा नहीं है कि जिंदगी जन्म भर चले, पर कुछ समय तो चले। तो आप उसका पदार्थ भी देख के लेते हैं कि कैसा पदार्थ है, तो उस पदार्थ को देखेंगे एंड देन फिर आप क्या करेंगे, उसको लेंगे। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि पूछते हैं भैया अगर आप तार दे रहे हैं तो इस तार को हम कहाँ लगा सकते हैं। देखो हर तार अलग अलग आता है, जैसे आपने फ्रिज लिया हुआ है तो फ्रिज में एक साधारण तार आप नहीं लगा सकते हैं, और जैसे वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में आप पूरा तार ले जाकर नहीं फिल कर सकते हैं, आपको क्या करना है, उसी का वायर लेना पड़ता है। ऐसा आप कहते हैं ना कि भैया वॉशिंग मशीन में लगाना है तो इसका तार दे दो, या फिर मुझे फ्रिज में लगाना है तो उसके लिए तार दे दो, तो या फैन में लगाना है तो फैन के लिए आप तार लेते हो। तो आपका तार लेने का तरीका अलग नहीं होता है, बस आप मांगते हो उसी ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर एक तार जो हर जगह यूज़ किया जा रहा है वो अलग अलग टेम्परेचर से यूज़ किया जाएगा। देखो हो सकता है फ्रिज में बहुत ज़्यादा लाइट लगती हो, वॉशिंग मशीन में उससे भी ज़्यादा लगती हो, जबकि बल्ब में बहुत ही कम लाइट लगती हो, फैन में बहुत कम लग रही हो। तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि भैया पदार्थ का जो ताप, तार का ताप है वो भी हमें बता दीजिए कि ये हम कहाँ लगा सकते हैं। इसका मतलब है आप उसके टेम्परेचर का भी मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर ये वायर सहन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप इन चारों को देखने के बाद ही आप क्या करते हैं, तार लेते हैं। ऐसा मानना किसका और भी था, ये मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, ओके।
अगर अब साइमन ओम की बात करें तो उन्होंने भी क्या कहा था, वो बैटरी और बल्ब को लेने के बाद ही इन्होंने कहा था कि अगर बैटरी ज़्यादा वोल्ट की है तो ज़्यादा धारा मिलेगी, कम वोल्ट की है तो कम धारा मिलेगी, समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा ये सभी चीज़ें जब हम दुकान पर जाते हैं तो पूछते भी हैं कि कैसा है, क्या है, क्यों है, इतना सहन कर सकता है, इसको कहाँ लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम पूछते हैं। और ये हैं उसकी कौन सी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं हैं ये, भौतिक अवस्था है। ये तार की कौन सी अवस्था है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम मिसेस तृप्ति पांडे है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कोई फिजिक्स की क्लास बताओ जिससे हम क्या कर सके, पढ़ सके, अगर बाई चांस आप मेरा नाम लेना चाहते हैं कि तृप्ति पांडे वाला आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए या GIC मास्टर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि उसमें एक टीचर है जो ऐसा पढ़ाती है या टीचर है जो ऐसा पढ़ाता है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि फिजिक्स वाला टीचर या मैम कैसे दिखते हैं, तो आप क्या बताते हैं उसमें, ये बताते हैं कि मैम का ब्लड ग्रुप ये है, मैम का जो 2 किडनी है, मैम के पास आंत नहीं है, किडनी नहीं है, सब कुछ बेच खाया है उन्होंने, ऐसा आप नहीं बताते हैं। आप क्या बताते हैं, काली सी है, मोटी सी है, लंबी सी है और फिर बहुत भयानक चेहरा है, ऐसा बताते हैं। या फिर आप कहते हैं बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही सुंदर है भैया, सुशील है, सभ्य है, संस्कारी है, वो रोज मंदिर जाती है, ऐसी है, ये पहनती है, इस रंग का कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप क्या कहते हैं कि ये, जैसे हम किसी को भी देखते हैं तो विजुअलिटी क्या बताते हैं कि आज फला आदमी काला कपड़ा पहनकर गया था, मैंने उसे देखा था, अरे एक अभी लंबा लंबा लड़का गया था। पहले आप कैसे पूछते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि भैया कोई यहाँ से गया आपने देखा, तो कहे हाँ हाँ अभी एक लंबा लंबा लड़का गया था काला काला। अरे भैया कैसा था, अरे वो ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ था, अरे भैया हरा हरा पहने रहा, अबे अभी सामने बस जाता हो, ऐसा बोलते हो ना। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि आप उसके आंतरिक संरचनाओं को नहीं बल्कि उसकी भौतिक अवस्थाओं को बताते हो। भौतिक अवस्थाओं को बताना ही जो है, जब आप भौतिक अवस्थाओं को बताते हैं तो ही आपको पता चलता है कि कौन कैसा है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, मोटा, पतला, लंबा, उसके बाद जो है यहाँ पर ताप, पदार्थ, ये सभी उसकी तार की, वायर की कौन सी अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं। तो साइमन ओम ने कहा कि यदि इस किसी तार की या किसी चालक की, चालक का मतलब आप समझते ही हैं, चालक का मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर का मतलब वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो सके, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसका मतलब 100% है कि करंट उसमें फ्लो होगी। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि यदि किसी वायर की या किसी चालक की या किसी कंडक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फिजिकल स्टेट से है, भौतिक अवस्थाओं से है, यदि क्या कर दें, इन सभी को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो इसमें इसकी वजह से जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो हमेशा क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब भैया ई अक्षर तो भेजे में ना घुसा था, प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, और सब बात तो समझ में आ गई। ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं समझ में आ रही है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि अगर तुम जैसे 2 आदमी हैं, एक ये और एक ये, एक राम और दूसरा मोहन, अगर राम ने 2 किताबें खरीदी है तो मोहन भी कितनी खरीदे, 2 ही किताबें खरीदे। अगर ये स्कूल नहीं जाता है तो मोहन भी स्कूल नहीं जाए। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। यही होता है प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि यदि वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगी, यदि वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये जॉर्ज साइमन ओम की बातें थी। ठीक है, आइए इसके बाद हम परिभाषा के थ्रू भी पढ़ लेंगे कि क्या है। चलिए देखते हैं, सर्किट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी किए जाते हैं, एक अलग अलग पदार्थ के मटेरियल यूज किए जाते हैं कि कभी कहता है कि ये की है, कभी वोल्ट मीटर तो कभी अमीटर, कभी प्रतिरोध तो कभी धारा नियंत्रक। ये सब चीज़ें होती क्या हैं,
आइए हम देखते हैं सभी का फिगर और कैसे हम इसको किसी सर्किट में ऐड करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। सेल का दूसरा नाम होता है बैटरी। सेल को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? बैटरी डालते हैं। अब इसमें बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक प्लस लिखा है और दूसरा माइनस लिखा है। बैटरी को ही शुद्ध शब्द में सेल कहते हैं या सेल को ही बैटरी कहते हैं, ठीक है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, इनको क्या नाम देते हैं? टर्मिनल। ये टर्मिनल्स हैं और इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को मतलब समझ रहे हो, जो धनात्मक सिरा है उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और जो ऋणात्मक सिरा है उसका नाम है क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो एक सेल है, जो सेल का स्ट्रक्चर क्या बना है, ऐसे करके कुछ ऐसे सेल बनता है। सेल का मतलब बैटरी होता है और बैटरी का मतलब ये होता है कि उसमें दो टर्मिनल होंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सिरा होता है या जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं होती है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट कभी भी फ्लो नहीं होती है। तो करंट फ्लो कहाँ से होती है? इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं फ्लो हो पाते हैं, जबकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ही फ्लो होती है। बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन का बहाव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका होता है? माइनस का। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से माइनस इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरफ से जाएंगे। जिस तरफ माइनस मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है उसी तरफ से हमेशा इलेक्ट्रॉन बहते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो आप जान लिए कि बैटरी क्या होती है या सेल क्या होता है। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अब बात आती है प्लग की या स्विच। कभी कभी हम बात करते हैं स्विच की, भैया स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो। वो मोबाइल वाला जो स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो वो वाली बात नहीं हो रही है। ये जो घर में आपके बोर्ड लगा होता है बल्ब के लिए, जिसमें सभी लाइट्स कंजर्व होती हैं, वो जगह आपका क्या होता है, वहाँ पर जो स्विच लगा होता है, मतलब जो इसे टीपते हो तो ऑन ऑफ हो, वही है स्विच। स्विच भी दो टाइप्स की होते हैं, एक ओपन स्विच और दूसरा क्लोज स्विच। ओपन स्विच में हमेशा ऐसे बीच में खाली होगा, किसी भी प्रकार का पॉइंट अंदर नहीं लगा होगा, मतलब बिंदी ना रखा रहेगा, तो समझ लेना वो कौन सी स्विच है? ओपन स्विच है। नहीं, वो क्लोज स्विच होता है, जिसमें बीच में पॉइंट नहीं लगा होता वो क्या होता है? क्लोज स्विच होता है। और जिस पर पॉइंट लगा होता है वो होता है ओपन स्विच। मतलब इसका ये है कि अगर ये ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, मतलब जो सर्किट है उसमें करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है? स्विच को ऑफ कर दिया है और स्विच ऑफ होने की वजह से क्या हो गया है? इसमें से लाइट थ्रो पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है भैया, जैसे कहते हैं ना भैया बल्ब बंद कर दो, तो बंद करने के लिए क्या करते हो? स्विच को ऑफ करते हो। तो वही है, ये स्विच ऑफ है लेकिन ये क्या है? स्विच ऑन है, मतलब बल्ब जल रहा है, इस टाइम पे बल्ब बंद है, ठीक है। अब ये जो है वो बल्ब है। कभी कभी आप ऐसे भी बल्ब यूज करते हैं, ऐसे करके ऐसे भी बनाते हैं। देखो ये वाला जो बल्ब है ना वो हिस्टोरिकल बल्ब है, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या करते हैं? बल्ब ऐसा भी यूज करते हैं फिगर में। तो आप चाहे जो यूज करिए, आपकी मर्जी, ठीक है। आप जैसा फिगर में देख रहे हैं वैसा तो एग्जैक्टली नहीं होता, बट फिगर वैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल्ब है और वो बल्ब 10 रुपए वाला भी हो सकता है, 100 रुपए वाला भी हो सकता है और 250-500 का भी हो सकता है। तो ये क्या है? केवल बल्ब है। हमें सिर्फ बल्ब से मतलब है, कितने रुपए का है उससे हमें मतलब नहीं है। ये क्या है? हमारा प्रतिरोध।
मतलब रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। रेजिस्टेंस बिल्कुल सीढ़ी की तरह बनता है, ये इसका डेनोशन वर्ड है, एज अ फार्मूला नहीं, एज अ फिगर, ठीक है। इससे आप रेजिस्टेंस को दिखा सकते हैं। ये है अमीटर, अमीटर को ए से लिखा जाता है। ये भी कभी भी किसी भी सर्किट में जोड़ेंगे आप, यदि ऐड कर रहे हैं सर्किट में, अमीटर भी लगा रहे हैं कि घर में कितनी लाइट आ रही है कितनी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर जब अमीटर आप लगाएंगे सर्किट में, तो जो बैटरी का ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ही सर्किट में धारा का मान पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आप पता करना चाहते हैं अगर कि कितनी धारा बह रही है, तो वहाँ पर आप बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से ऐड कर दीजिए, ठीक है। आगे है आपका वायर ज्वाइंट। वायर को कैसे ज्वाइंट करते हैं, अब देखिए आपके घरों में भी होगा कि जब भी क्या होता है, पंखे का तार जल जाता है या फिर टूट जाता है, सडनली आप पंखा रखे हुए हो, फैन जो फर्राटा वाला आता है जिसमें 3 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, बहुत लोग फर्राटा नहीं जानते हैं तो वो जान ले, फर्राटा पंखा ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके उसमें 3 पंखे होते हैं और फिर वो एक ढांचा होता है जिससे वो पंखा बना होता है, तो उसको हम फर्राटा पंखा भी कहते हैं या फिर उसे स्टैंड फैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैन जो होता है, इसमें आपका जो वायर लगता है, मान लो सडनली से वो टूट गया, तो आप क्या करते हैं, वायर को ऐसे काटते हैं, काटने के बाद फिर दांत से खींचते हैं, तो वो प्लास्टिक जो होता है उसमें से वो निकल जाता है, फिर उसमें से आपको पीला पीला कलर का तार दिखता है, तो चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, किसी भी चीज़ का है जिससे वायर का बनता है, तो वो क्या करते हैं, आप पीला वाला निकालते हैं और दूसरे वायर का भी पीला वाला निकालते हैं और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, उसमें 2 होते हैं, एक नहीं 2 होते हैं, पीले पीले 2 होते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग ऐड करते हैं, एक दूसरे को साथ नहीं, रेड वाला रेड में और ब्लू वाला ब्लू में ऐड कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना कि अगर 2 वायर है तो एक ही वायर में क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि अगर कोई वायर लिए हो तो उसमें ऐसे ऐसे पतली पतली झाड़ू टाइप की ऐसे बहुत सारी होती हैं और एक ही होती हैं, तो आप उसको ऐसे ऐसे लपेट करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो और फिर क्या करते हो, ऊपर से पन्नी या टेप लगा देते हो, तो उससे धारा बहने लगती है और पंखा भी चलने लगता है। तो वही चीज़ है ये क्रॉसिंग वायर, ठीक है, वायर ज्वाइंट, सॉरी, कि कैसे हम किसी में वायर को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला है आपका बैटरी कॉम्बिनेशन। बैटरी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो बैटरी कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बैटरी को जोड़ना होता है, बैटरी कॉम्बिनेट कर रहा है, जुड़ रहा है। अब वो जुड़ेगा कैसे, बैटरी को जोड़ने का मतलब है एक से अधिक बैटरी को एक साथ रखना। अब हम 2 या 3 बैटरी को आपस में ऐड करेंगे तो भी उसका टर्मिनल चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, टर्मिनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टर्मिनल वैसा ही रहेगा, +2 माइनस या -2 प्लस ही रहेगा, लेकिन आपके 2-3 बैटरी या सेल उसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। आगे क्या है कि अगर स्विच क्लोज हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मान लो आप फैन ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, बटन को दाब देंगे तो वो बंद हो जाता है। तो स्विच ऑफ इसमें ऐसा होता है सर्किट में कि उसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा होता है। इसके बाद कह रहा है रजिस्टर आर, रेजिस्टेंस आर। आपको पता है कि जैसे धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक का मतलब जो करंट को बहुत हाई करता है या करंट को बहुत ही कम करता है। जैसे अगर मान लो हमें क्या करना है, बहुत सारी लाइट लेनी है जिसमें हमें फैन भी चलाना है और फिर टीवी भी चलाना, वॉशिंग मशीन भी चलाना, फ्रिज भी चलाना है, सब चलाना है, तो 100% श्योर है कि आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेने के लिए क्या करते हैं कि आप जो है अच्छे मटेरियल, स्टेबलाइजर, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जब आपको लाइट ज़्यादा लेनी है या कम लेनी है, अभी एक ही बल्ब जलाना है, कभी 2 बल्ब जलाना है, तो कभी सब जलाना है, तो उसके लिए आपके पास जो स्टेबलाइजर या कुछ और होता है, यंत्र होता है, उसमें ये चीज़ लगा होता है।
जिसको कहते हैं रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। उसका मतलब होता है धारा नियंत्रक। और ये क्या करता है, कभी कभी जब आपके पास बहुत कम करंट आती है तो वो बहुत हाई कर देता है, और बहुत हाई आती है तो उसको लो कर देता है। ऐसा होता है? हाँ हाँ बोलिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। बिल्कुल नहीं होता है। एक चीज होता है बस, वो क्या है कि अगर करंट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको वो कम करके क्या कर देगा, बहुत धीमा कर देगा जितना आपको चाहिए। लेकिन अब कहो कि आ ही नहीं रही है और अचानक से उसमें से प्रोड्यूस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो लाइट आएगी ना, जितनी भी लाइट आ रही है वो लाइट जितनी आएगी वो आपको उतना टोटली प्रोवाइड कर देगा, उसमें से रोकेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत हाई आ रही है तो वो उसको लो कर देगा, ये होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे नहीं आ रही तो आप क्या करिए उसमें और इंक्लूड कर देगा, वो अंदर से जनरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके अंदर वो जनरेट करता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसको V से लिखते हैं। इसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें दोनों टर्मिनल को आप जब ऐड करते हैं इसको सर्किट में, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, किसके पॉजिटिव से, हाँ सही, हाँ पॉजिटिव किसके पॉजिटिव से, हाँ हाँ किसके पॉजिटिव से, हाँ अगर आप सेल यूज कर रहे हैं तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप किससे, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही ऐड करेंगे। वेरी गुड। अगला है ए वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइंट। जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पर देख रखा है, रेलवे स्टेशन पर एक नहीं बहुत सारे वायर होते हैं, और उन वायर को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ले जाके किया होता है, ऐसे जोड़ा होता है, तो कहीं ऐसे जोड़ा होता है, कहीं ऐसे जोड़ा होता है, मतलब कुल मिला के उसमें जुड़ाना होता है। और वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके, कैसे भी करके वो क्या करता है, आपस में जोड़े रखता है। तो वो चीज़ें यही है कि आप उसको कैसे क्रॉसिंग वायर में ऐड कर सकते हैं, मतलब ऊपर से ले जाकर फिर नीचे से ले जाकर, ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक उन सारे सिंबलों के बारे में मैंने बताया जो सिंबल आपको यूज करने थे आगे चल के सर्किट में, क्वेश्चन में, जहाँ कहीं भी आपको यूज करना था इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पर ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना था, ओम्स लॉ, जो हमने आपको बता दिया है। ओम्स लॉ में क्या बताया, देखो स्टेट क्या था, ओम्स लॉ ये रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच उन्होंने रिलेशन बताया था, एस्टैब्लिश किसके किसके बीच किया था। सबसे पहले बैटरी लिया था, ये तो आप देखे ही हैं, बैटरी ये मैंने देखा नहीं है, हमने भी नहीं देखा है, सही बात तो ये है, हम लोगों ने भी नहीं देखा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो इन्होंने बैटरी यूज की थी, वो बैटरी में क्या था कि रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल, हमने जो बैटरी यूज की देखी, मतलब बुक के अकॉर्डिंग पढ़ी है कि सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने एक बैटरी लिया था और बैटरी को किसी बल्ब से कनेक्ट करके देखा था तो कम करंट आ रही थी, लेकिन जब वही बैटरी उन्होंने एक्सचेंज कर दिया एक अच्छे वोल्टेज की बैटरी में, तो वो बहुत हाई जलने लगा। तो वहीं से उन्होंने कहा कि इसका जो कंप्लीट रीज़न है वो ये है कि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्ट कम होगा तो वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो लॉ मेरा डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच करता है, करंट के, V एंड I के बीच ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना है वही लिखा है, ओम्स लॉ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड आवर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने बिठाया, एक ऐसा चीज बताया जिससे हम जान पाए कि कैसे किसी भी लाइट को तेज किया जा सकता है, कैसे उसको धीमा किया जा सकता है, कैसे करंट ज़्यादा बहेगी, कैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा, कैसे कम होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, उसमें पढ़ा। तो यहाँ पर देखिएगा इनके स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कहा था इन्होंने कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर,
देखो अगर कुछ नहीं यूज कहा जा रहा है तो इसका मतलब है उसमें कंडक्टर आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके। इसमें मेन पॉइंट जो है वो कंडक्टर का ही है, इंसुलेटर का नहीं है। तो इंसुलेटर का इसमें कोई मतलब नहीं, आपका जो भी मतलब है वो किसका है, कंडक्टर का है, ठीक है। तो इन्होंने सारे क्वेश्चन में कंडक्टर लिख रखा है। कंडक्टर अगर नहीं लिखा है तो भी आपको यही समझना है कि ये कंडक्टर है। उन्होंने कहा कि ये करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, यहाँ पर देखिएगा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब जब किसी ऐसी राशि में या ऐसी चालक तार या ऑब्जेक्ट होगा जिसमें करंट फ्लो हो सके, तो करंट फ्लो होने पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे उसको उतनी ज़्यादा वो आपको करंट देगा, और जितनी कम वोल्टेज आप देंगे उतना ही वो आपको कम करंट भी देगा, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट दैट, ये स्टेट था उसका, उन्होंने जो दिया था वो स्टेट था बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप जब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर को जब वोल्टेज दे रहे हैं और उसमें करंट उत्पन्न हो जा रही है, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को, किसी कंडक्टर के सभी फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट कर दें, जैसे टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, लेंथ हो गया और उसका ब्रेथ हो गया, मटेरियल हो गया, इन सभी चीज़ों को यदि हम कांस्टेंट कर दें एज अ टेम्परेचर को साथ में लेके, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड मटेरियल, इन सभी को कांस्टेंट कर दें, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब एक नियत मान पर रख दे, उससे ना बढ़ाएं और ना ही कम करें, एक स्थान पर स्थिर कर दें, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो हमेशा करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस सर्किट के हेड पर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसे करके खींच के ऐसे बगल नहीं कर देना, बल्कि इसका मतलब ये है प्रोपोर्शनल का कि अगर ये आदमी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम है तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। जैसे V इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके होता है, रेजिस्टेंस के, मतलब R के इक्वल होता है। जो R है इसमें रेजिस्टेंस बताता है एज अ कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब यही ओम ने जो नियम दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने, उनको हमने पढ़ लिया है। अब हम समझ भी गए हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दें, शांत कर दें, हाँ शांत का मतलब वही स्थिर कर दें, तो उसके ऊपर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो हमेशा करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ऐसा मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्ट ऑफ द करंट थ्रू फॉर इट। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो करंट को अपोज कर रहा हो तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस ही होगा। 100% श्योर है कि इसमें एक ऐसा ही आदमी, मान लो जैसे एक होता नहीं, एक आदमी रोकता है एक आदमी बढ़ाता है, तो वो जो रोकने वाला आदमी है करंट को, वो कौन है, प्रतिरोध है। ये हमेशा धारा का विरोध करता है, ये कहता है कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध अगर है तो वो कभी भी धारा को बाहर नहीं जाने देगा। हाँ वो अलग बात है कि उसको बहुत ही कम मतलब मिनिमम क्वांटिटी पे करके उसके बाद फिर आपको ले जाने देगा। बात समझ में आ रही है। तो आप रेजिस्टेंस को इनवर्ट्स कह सकते हैं कि ये हमेशा करंट को अपोज करता है या फिर उसके जो मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर
उसको अपोज करता है, ठीक है, यही लिखा है, करंट के फ्लो को जो है रेजिस्ट करता है, तो इसलिए उसे कहा जाता है कि वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने देखा R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। अब जो इन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो जॉर्ज साइमन ओम ने जो अपना लॉ दिया उस रूल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की जो यूनिट पड़ी उसका नाम क्या हो गया था, ओम, जिसको डिनोट किया जाता है इस अक्षर से। ओम लिखो ऐसे, चाहे OH एम लिख दो, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, या फिर इसकी अदर यूनिट भी होती है वोल्ट पर कूलम। वोल्ट पर क्या होता है, कूलम भी इसकी एक अदर यूनिट होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस का।